कोलेजियम प्रणाली। भारत में कोलेजियम प्रणाली कोर्ट की एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों, वकीलों की नियुक्ति और उच्च न्यायालयों और शीर्ष अदालतों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक मंच द्वारा किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों का एक समूह है। ये 5 लोग मिलकर तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज होगा और कौन नहीं होगा। कोलेजियम संवैधानिक संस्था नहीं है और ना ही वैधानिक। इसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के माध्यम से हुई थी। भारत के मूल संविधान में देखा जाए तो कोलेजियम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जजों की नियुक्ति करने की यह पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक है। जज चुने जाने की प्रक्रिया में देखा जाए तो भयंकर वंशवाद या भाई भतीजावाद शामिल है, जिसे न्यायपालिका में हम अंकल कल्चर कहते हैं। यानी ऐसे लोगों को जज चुने जाने की संभावना ज्यादा होती है जिनकी जान पहचान के लोग पहले से ही न्यायपालिका में ऊंचे पदों पर रह चुके हों या फिर मौजूद हो। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी कोलेजियम की सलाह से ही होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्य के राज्यपाल शामिल होते हैं। देखा जाए तो कोलेजियम बहुत पुराना सिस्टम भी नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली 3 न्यायाधीशों के केस के माध्यम से पैदा हुई थी, जिसने 28 अक्टूबर 1998 को संवैधानिक अनुच्छेदों की व्याख्या की थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से जिनसे वह बातचीत करना आवश्यक समझे, करने के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश से अलग किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श जरूर किया जाएगा। संविधान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में अलग से कहीं कोई प्रावधान नहीं किया गया है, पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने की परंपरा रही है, जबकि संविधान इस बात पर पूरी तरह से खामोशी ओढ़े है। वहीं इसके 2 अपवाद भी रहे, अर्थात देखा जाए तो 3 बार इसमें वरिष्ठता की परंपरा का पालन नहीं किया गया। एक बार स्वस्थ कारण से और 2 बार कुछ राजनीतिक कारणों से ऐसा किया गया। 6 अक्टूबर 1993 को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। नियुक्ति में कोलेजियम की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को एक कोलेजियम द्वारा अनुमोदन किया जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो उस अनुमोदन को स्वीकार भी कर सकता है अथवा अस्वीकार भी कर सकता है। यदि राष्ट्रपति उसे अस्वीकार करता है तो अनुमोदन वापस कोलेजियम के पास लौट जाती है, लेकिन यदि कोलेजियम द्वारा उसे वापस राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना होता है। साल 1993 के पहले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होता था। सब कुछ राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता था। लेकिन 1970 के दशक में भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण संबंधी मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ गया, जिससे न्यायपालिका को अपने मूल्यों और हितों के मुताबिक काम करने में खतरा महसूस होने लगा। 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में उच्चतम न्यायालय में 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश को नजरअंदाज करते हुए कनिष्ठ न्यायाधीश अजित कुमार राय को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। ये सब कुछ राजनीतिक कारणों से किया गया, जिसके फलस्वरूप विरोध में तीनों वरिष्ठ न्यायाधीशों ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। इस घटना के बाद से न्यायपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के संदर्भ में नई व्यवस्था सृजित करने का प्रयास करने लगी। साल 1981 में प्रथम न्यायाधीश मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के साथ पूर्ण और प्रभावी परामर्श होना चाहिए, परंतु यहाँ परामर्श का आशय सहमति नहीं बल्कि विचारों के आदान प्रदान से है। न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से होना चाहिए। यहाँ परामर्श से आशय सहमति से है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम व्यवस्था शामिल हो गई और सरकार की भूमिका प्राथमिक नहीं बल्कि द्वितीयक हो गई, जिसके बाद केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में
बनाई गई इस कॉलेजियम सिफारिश को मानने के लिए पूरी तरह से बाध्य हो गई। शुरुआत में कॉलेजियम व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित 3 अन्य सदस्य हुआ करते थे, जो मुख्य न्यायाधीश के बाद वरिष्ठतम सूची में क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर होते थे। लेकिन साल 1998 में उच्चतम न्यायालय ने तृतीयक न्यायाधीश मामले में निर्णय देते हुए कहा कि राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श बहुसंख्यक न्यायाधीशों का परामर्श माना जाएगा। इस निर्णय के माध्यम से 1998 में ही कॉलेजियम व्यवस्था को 5 सदस्यीय बना दिया गया, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश जिसमें सम्मिलित होते हैं। उसके बाद से कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को सिफारिश की जाने लगी। इसी कॉलेजियम की सिफारिश पर उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी किया जाता है। कॉलेजियम व्यवस्था ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नाम का चयन करती है और अपनी सिफारिश सरकार के पास भेजती है। इसके बाद सरकार आगे की कार्यवाही करती है। वर्तमान दृष्टिकोण से देखा जाए तो कॉलेजियम व्यवस्था की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी है। कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा सरकार को न्यायाधीशों के नाम का चयन करके नियुक्ति के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद सरकार को यह अधिकार है कि वह उसे एक बार पुनः कॉलेजियम व्यवस्था को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है। सरकार द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजे जाने के बाद कॉलेजियम विचार करके पुनः उन्हीं नामों को सरकार को वापस भेज देता है। तब ऐसी स्थिति में सरकार उन्हीं नामों को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाती है जिसे कॉलेजियम ने चुना होता है। सरकार न चाहते हुए भी उन्हीं नामों को अंतिम रूप से स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति को भेजती है और राष्ट्रपति द्वारा उसे अपनी अंतिम स्वीकृति दे दी जाती है। अब विवाद की जड़ यह है कि कॉलेजियम सिस्टम न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की राय को महत्व नहीं देता है और मनमाने तरीके से कार्य करता है। कॉलेजियम व्यवस्था पर भाई भतीजावाद का भी आरोप लगता रहा है। कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर यूपीए सरकार की तरह वर्तमान एनडीए सरकार भी असहजता व्यक्त कर चुकी है। यूपीए सरकार ने साल 2012 में कॉलेजियम व्यवस्था में बदलाव करने की पहल की थी। साल 2014 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सरकार ने 99वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद में पारित किया। इस अधिनियम में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसके बाद साल 2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कॉलेजियम सिस्टम के संदर्भ में कहा जाता है कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या पारदर्शिता का अत्यधिक अभाव है। वर्तमान में विश्व में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि न्यायाधीश ही अपने साथी का चयन करते हों, लेकिन भारत में यह व्यवस्था लागू है। एक समय कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच काफी मतभेद भी उत्पन्न हो गया था। कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति इसको लेकर कई बार चिंता व्यक्त कर चुके हैं। कानून मंत्री लगातार कॉलेजियम सिस्टम पर प्रहार कर चुके हैं और इसमें सुधार की बात कर चुके हैं। उनका यह भी कहना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की इस प्रकार की कोई व्यवस्था किसी भी देश में नहीं है जो भारत में मौजूद है। भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और कानून की व्याख्या करने का अधिकार है, जबकि संविधान न्यायालयों को कानून बनाने का अधिकार नहीं देता है। किंतु फिर भी न केवल कॉलेजियम प्रणाली का कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया, बल्कि उसके विकल्प में पारित संसद के पूर्ण बहुमत प्राप्त कानून को असंवैधानिक घोषित किया गया। यही कॉलेजियम संबंधी विवाद है जो आज भी बना हुआ है।